एक दुनिया जो दिखती तो हमारी जैसी है, लेकिन यहाँ स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि योद्धा बनने की तैयारी चलती है। जहाँ ताकत ही सब कुछ है, और पुनर्जन्म एक दूसरा मौका। जहाँ कुत्ते सवारी हैं और बिल्लियाँ राक्षसी ताकत से लैस। ये है वो दुनिया जहाँ साधारण कुछ भी नहीं। तैयार हो जाए, क्योंकि आप आ चुके हैं उस सफर पर, जहाँ हर कहानी में होगा ट्विस्ट, हर किरदार होगा खास। स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर कहानी एक नई दुनिया खोलती है। इंट्रोडक्शन। कहानी रोहन नामक युवक के पुनर्जन्म के बाद की है, जो खुद को एक बदली हुई दुनिया में पाता है जहाँ मार्शल आर्ट्स और अद्भुत शक्तियाँ आम हो चुकी हैं। ये दुनिया शक्तिलोक नाम की दूसरी दुनिया से जुड़े आयामी छिद्रों के खुलने से बदल चुकी है। रोहन, जो पहले जीवन में एक अमीर परिवार का हिस्सा था पर दुर्भाग्य से सब कुछ खो बैठा था, अब इस नए जन्म में अपने अनुभवों और एक रहस्यमय शक्ति के साथ दोबारा शुरुआत करता है। उसकी यह शक्ति उसे दूसरों की क्षमताएं छूने मात्र से प्राप्त करने देती है। वह अपने पुराने परिवार से फिर मिलता है, स्कूल जाता है और एक मार्शल आर्ट्स अकेडमी में प्रवेश करता है, जहां से उसकी नई यात्रा शुरू होती है, एक महान योद्धा बनने की। कहानी की शुरुआत। जून का महीना था और कोलकाता की गर्मी भट्ठी जैसी झुलसा रही थी। आसमान नीला था, बादलों का नामोनिशान नहीं। सूरज आग के गोले की तरह सिर पर तप रहा था। कोलकाता सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1। दोपहर के 3:30 बजे। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। क्लास खत्म होने की घंटी बजी। जैसे ही घंटी बजी, स्कूल में जान आ गई। हर ओर से शोरगुल उठने लगा। कुछ ही पलों में छात्र झुंड बनाकर अलग अलग क्लासरूम से निकलने लगे। हंसी मजाक करते हुए वे स्कूल गेट की ओर बढ़ रहे थे। आज तो बहुत गर्मी है, एक छात्र ने झल्लाते हुए कहा। भाई रोहन, आज रात वाइल्ड रोज कैफे चलते हैं, एक एक ड्रिंक हो जाए। एक आवाज ने रोहन को ख्यालों से बाहर खींचा। अरे कुशल। सामने खड़े लड़के को देखते ही पुराने दिनों की यादें उमड़ पड़ी। ये वही कुशल था, स्कूल के समय का पुराना दोस्त। आज नहीं यार, सिर दर्द हो रहा है। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो, रोहन ने जवाब दिया। कुशल ने जोर देते हुए कहा, अरे यार ऐसे मत बोल। हमारे ग्रुप में वैसे भी ज्यादा लोग नहीं हैं। तू नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। चल किसी और दिन मिलते हैं, कल मिल लें। क्या कहता है? रोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है फिर, मैं करण और बाकी सबको बता देता हूं कि कल मिलते हैं। कुशल मुस्कुराया। दोनों स्कूल गेट की ओर बढ़े तो सामने भीड़ देखकर रुक गए। अरे, आगे क्या हुआ है? इतनी भीड़ क्यों है? कुशल ने हैरानी से पूछा। देखता हूं। वो भीड़ में घुसकर आगे बढ़ गया। रोहन ने जेब में हाथ डाले और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ छात्रों ने उसे देखते ही रास्ता छोड़ दिया, जैसे उसे टोकने से डरते हों। उसकी इमेज ही ऐसी थी, मजबूत मगर कुख्यात। वो खुद पर मुस्कुराया, बदनाम सही, पर नाम तो था। जैसे ही रोहन आगे पहुंचा, देखा कि एक लड़की ने 3-4 गुंडों को धूल चटा दी थी। सब सड़क पर पड़े कराह रहे थे और लड़की को देखकर सहम गए थे। आसपास हो रही बातें सुनकर उसे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया। रिया क्लास के बाद जैसे ही बाहर निकली, ये गुंडे उसे तंग करने लगे। उनकी बदतमीज बातें सुनकर रिया ने सीधा हमला कर दिया और सबको निपटा दिया। रिया तो असली फाइटर निकली। ये लोग गलत लड़की से भिड़ गए। रोहन के बगल में खड़ा एक लड़का जोर जोर से मुट्ठियां हिला रहा था, उसके चेहरे का मुहासा भी एक्साइटमेंट से लाल हो गया। सुनने में आया था कि रिया टॉप स्टूडेंट है, पर इतनी फाइटिंग स्किल्स भी हैं, ये नहीं पता था। लगता है ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। वैसे यार, उसकी लंबी टांगें देखी हैं। अभी से ऐसी फिगर है, सोचो आगे क्या होगा। रोहन हैरान रह गया। वो अभी इस दुनिया की खूबसूरती में खोया ही था कि एडवांस स्टेज मार्शल डिसाइपल शब्द सुनते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। क्या उसने सही सुना? हाँ, उसने अभी अभी दूसरा जन्म लिया था, इसलिए थोड़ा भ्रम होना स्वाभाविक था। कुशल ने पास आकर कहा, हमारे स्कूल में 5 एडवांस स्टेज मार्शल डिसाइपल हैं। रिया अकेली लड़की है और एक सामान्य परिवार से आती है। सच में, कमाल की है वो। रोहन चुप रह गया। उसने ठीक ही सुना था, मार्शल डिसाइपल। ये क्या चल रहा है? क्या वो सच में पुनर्जन्म लेकर लौटा है? स्कूल वही था, लोग भी वही थे, पर कुछ तो अजीब था। भीड़ छट गई। रिया बिना कुछ बोले आगे निकल गई। रोहन और कुशल भी स्कूल गेट पर अलग हो गए। रोहन अपनी कार की ओर बढ़ा। सबकी निगाहें उस पर थीं। सड़क किनारे खड़ी BMW में बैठकर वो निकल पड़ा। खिड़की से बाहर देखता हुआ रोहन गहरी सोच में डूबा था। सड़क के किनारे जो पेड़ थे, वो सामान्य से कहीं ज्यादा ऊंचे और घने लग रहे थे। स्कूल में भी पेड़ पौधे बहुत हरे भरे थे, पर तब वह अपने पुनर्जन्म को लेकर इतना विचलित था कि ध्यान नहीं गया। रास्ते में हर चीज अजीब लग रही थी। सड़कें साफ थीं, लोग मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे और चारों ओर समृद्धि थी। ना तो ये 2009 जैसा लग रहा था, ना 2019 जैसा, जिस साल उसका पिछला जन्म खत्म हुआ था। इस दुनिया में कुछ अलग था। रास्ते में उसे एक लड़की दिखी, लगभग 20 साल की।
उसने एक बहुत बड़ा, बालों वाला कुत्ता पट्टे से बांध रखा था। देखने में आम सीन था, पर वो कुत्ता बकरी जितना बड़ा था। हे भगवान, ये कौन सी नस्ल है? इतना बड़ा कैसे है? रोहन के मुंह से निकल गया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, पर फिर उसने एक और कुत्ता देखा, इतना बड़ा कि बच्चे उसकी पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे थे। पालतू कुत्ते अब सवारी के जानवर बन गए थे। कुछ बिल्लियां तो दो दो पूंछों वाली थीं। वो भी इतनी बड़ी थीं कि तेंदुए जैसी लग रही थीं। फिर भी शांत थीं। राहगीरों को देखकर लगा कि ये आम बात थी। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। ये दुनिया वैसी नहीं थी जैसी उसने पीछे छोड़ी थी। 20 मिनट बाद कार एक आलीशान विला सोसाइटी में पहुंची। चलो, घर तो अभी भी वही था। वो एक अमीर परिवार से आता था। उसके दादाजी के 4 बेटे थे। उसके पापा, संजीव, दूसरे नंबर पर थे। उन्होंने खुद की कंपनी शुरू की, सिंगलक्स ग्रुप। ये उनके पिता की कंपनी, रॉयल्सन्स ग्रुप के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। दोनों कंपनियां करोड़ों की थीं। पर रोहन जानता था, दुनिया में ऐसी बहुत सी कंपनियां होती हैं। उनके परिवार को अमीर कहा जा सकता था, पर असली ताकतवर लोगों के सामने वे कुछ नहीं थे। पिछले जन्म में उनके परिवार ने किसी को नाराज कर दिया था। कुछ महीनों में ही सब खत्म हो गया। कंपनी बंद हुई, परिवार बिखर गया। उसके बाद की जिंदगी नरक जैसी थी, अपमान, तिरस्कार, और फिर ये नया जन्म, या शायद यह नया जन्म नहीं। इस दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका था। उसे नहीं पता था कि उसके माता पिता अब भी वही हैं या नहीं। उसे उम्मीद थी, जब वो दरवाजा खोलेगा तो वही पुराने मम्मी पापा मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, सब वैसा ही होगा, उसने खुद को दिलासा दिया। फिर उसने गहरी सांस ली और विला का दरवाजा खोल दिया। 2009 में इस महंगे इलाके की विला की कीमत 2 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर थी। रोहन के परिवार की विला 800 वर्ग मीटर की थी, और उन्होंने इसके लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा चुकाए थे। सजावट मिलाकर कुल खर्च 2 करोड़ से ऊपर गया था। विला में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो दिखा, वह विशाल ड्राइंग रूम था। इस समय 2 नौकरानियां सफाई कर रही थीं। रोहन की मां, लीला देवी, रसोई में खाना बना रही थीं। लीला देवी एक शिक्षित परिवार से थीं। कॉलेज के समय में वे अपनी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थीं। लेकिन वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थीं। उन्हें खाना पकाने में भी महारत थी। रोहन और उसके पिता दोनों उनके हाथ के खाने के दीवाने थे। इसीलिए लीला देवी रोज खुद खाना बनाती थीं और अपने पति और बेटे का इंतजार करती थीं। रसोई में काम करती उनकी छवि देखते हुए रोहन को वहीं से खाने की खुशबू आने लगी। वह रसोई के दरवाजे पर खड़ा रहा, कुछ बार बोलने की कोशिश की। फिर एक लंबा विराम लेने के बाद आखिरकार उसके मुंह से आवाज निकली, माँ, मैं आ गया। तू आ गया। लीला देवी मुस्कुराई, फिर बोली, थोड़ा रुक जा, तेरे पापा भी आते ही होंगे। साथ बैठकर खाना खाएंगे। ठीक है, मैं तब तक मुंह धोकर आता हूँ। रोहन सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर दौड़ गया और बाथरूम में घुस गया। आज ये लड़का इतना जल्दी में क्यों है? लीला देवी ने सिर हिलाया। बाथरूम में जाकर रोहन ने नल खोला और ठंडा पानी चेहरे पर मारा। वह लौट आया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि 10 साल बाद वो फिर से इस घर में लौट पाएगा। पहले, जब उसका परिवार बर्बाद हुआ था, तो किसी ने उसके पिता सुरेश को फंसाकर मरवा दिया था। कुछ समय बाद, उसकी माँ भी दुख में चल बसी थी। रोहन ने अपना चेहरा पोंछा और आईने में अपनी आंखों में हल्की सी लाली देखी। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। रोहन बदल गया था। अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकता था। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में कुछ कोमल भावनाएं अब भी थीं। पुनर्जन्म के बाद, उसका दिल फिर से गर्म हो गया था। रोहन ने चेहरा सुखाया और बाथरूम से बाहर निकलकर अपने कमरे की ओर बढ़ा। सामान की सजावट वैसी ही थी जैसी उसे याद थी। दीवार पर एनबीए खिलाड़ियों के पोस्टर लगे थे। बुकशेल्फ पर ढेरों ऑडियो सीडी और उपन्यास रखे थे। खिड़की के पास स्टडी टेबल था और उसके साथ बिस्तर। टेबल पर एक कंप्यूटर रखा था। वह एप्पल का नया मॉडल था। चमकदार सिल्वर बॉडी वाला, आधुनिक और हल्का। यह एक और चीज थी जो इस समय की नहीं लग रही थी। कंप्यूटर देखकर रोहन को कुछ याद आया। उसने अपने बैग में देखा तो मोबाइल मिला। लेकिन वह 2009 का नहीं, नवीनतम आईफोन 8 था। वो पहले से मानसिक रूप से तैयार था। पासकोड डालकर उसने फोन खोला। सौभाग्य से, वो पासवर्ड बदलने में कभी अच्छा नहीं था। उसने वर्षों से एक ही पासवर्ड रखा था और आज वही काम आया। फूड डिलीवरी ऐप्स, वीचैट, डोइन, फोन में कई ऐप्स थे जो 2009 में थे ही नहीं। जन्म लेने के बाद उसका इरादा था कि अपनी यादों का उपयोग करके एक शानदार भविष्य बनाए। वह भविष्य के उद्योगपतियों को प्रभावित करना चाहता था। अब यह मौका नहीं था। उसने फोन साइड में रखा और कंप्यूटर ऑन किया। इंटरनेट से तेज जानकारी का कोई और तरीका नहीं था। जब कंप्यूटर चालू हुआ तो उसने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 नहीं बल्कि 11 था। ये साफ था कि तकनीकी प्रगति यहाँ 2019 से अलग चल रही थी। उसे इस दुनिया को समझने में कुछ समय लगने वाला था।
उसने ब्राउज़र खोला और टाइप किया मार्शल वॉरियर्स। ढेरों जानकारी सामने आ गई। 1 घंटे बाद रोहन ने ब्राउज़र बंद किया और कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। 30 साल पहले दुनिया में कई आयामीय छिद्र प्रकट हुए। ये छिद्र एक अन्य दुनिया शक्तिलोक से जुड़े हुए थे। वहां एक शक्ति मौजूद थी जिसे बल कहा गया। वहां के लोग इस बल से साधना करके मार्शल वॉरियर्स बन जाते थे। निम्न श्रेणी के योद्धा धातु काट सकते थे, चट्टानें फाड़ सकते थे, धाराएं विभाजित कर सकते थे। उच्च श्रेणी के योद्धा पहाड़ हिला सकते थे, समुद्र को 2 हिस्सों में बांट सकते थे। ये किसी कल्पना जैसी बात थी। वैज्ञानिकों ने बल पर शोध किया और पाया कि यह डार्क मैटर हो सकता है। लेकिन सवाल यह था कि शक्तिलोक के जीव इसे क्यों सोख पाते थे जबकि पृथ्वी के नहीं। समय के साथ पृथ्वी भी बदलने लगी। पेड़ पौधे ऊंचे और घने हो गए, कुछ विलुप्त प्रजातियां वापस लौट आईं। जानवरों का आकार बड़ा हो गया और उनके शरीर पर विशेष लक्षण उभरने लगे। कुछ जीवों ने तो विशेष तत्वीय शक्तियां भी प्राप्त कर लीं। इंसानों का शरीर भी मजबूत हुआ। वे तेज दौड़ने लगे, ऊंचा कूदने लगे, ताकतवर बन गए और लंबा जीने लगे। जो बुजुर्ग 30 साल पहले 80 के थे, वे अब भी जीवित थे। उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति वैसी ही बनी रही। दुनिया भर के देश एकजुट हुए और वैश्विक सम्मेलन बुलाया। फिर एक खोजी दल बनाया गया जो इन छिद्रों की जांच के लिए भेजा गया। जब सब सुरक्षित लगा तो सेनाएं और विशेषज्ञ शक्तिलोक भेजे गए। इन्हें अग्रदूत कहा गया। शक्तिलोक असीमित था। अग्रदूतों ने कहा कि वे समुद्र पार से आए थे, जिससे उन्हें स्थानीय लोगों का विश्वास मिला और फिर उन्होंने व्यापार शुरू किया। पृथ्वी के लोगों ने आक्रमण नहीं किया, बल्कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का रास्ता अपनाया। कुछ समय बाद ये अग्रदूत साधना की विधियां लेकर लौटे। पृथ्वी के मनुष्यों ने प्रयोग करके ये ज्ञान अपनाया और एक नया युग शुरू हुआ, मार्शल आर्ट्स का युग। इतिहास की दिशा एकदम बदल गई। मनुष्य की ताकत उसकी बुद्धि थी और साधना से मानव जाति तेजी से शक्तिशाली बनने लगी। कुछ योद्धा सेना में गए, कुछ सरकार में, कुछ उद्योगों में। कुछ स्वतंत्र भी थे जिन्होंने स्कूल खोले ताकि आम लोग भी साधना कर सकें। इन योद्धाओं की वजह से शक्तिशाली जंगली जानवर शहरों में प्रवेश नहीं कर पाए। समाज को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। लेकिन योद्धा बनना आसान नहीं था। किसी को भी आधिकारिक मार्शल योद्धा बनने के लिए पहले शरीर को मजबूत बनाना होता था। इस प्रारंभिक स्तर को मार्शल अनुयायी कहा जाता था। जब शरीर बल को संचित करने के योग्य बनता, तब वह योद्धा बनता। बल को पानी माना जाए तो शरीर उस पानी को रखने वाला पात्र। अनुयायियों की शक्ति, गति और क्षमता के आधार पर उन्हें 3 स्तरों में बांटा गया, प्रारंभिक, मध्य और उच्च। रीमा एक उच्च स्तर की अनुयायी थी। वह योद्धा बनने के एक कदम दूर थी। यही एक कदम कई लोगों के लिए असंभव बन जाता था। बल को आत्मसात करने वाले और न करने वालों में बड़ा अंतर था। जो योद्धा बल को साध सकता था, वह 10 उच्च स्तर के अनुयायियों को अकेले हरा सकता था। हालांकि दोनों के बीच एक ही कदम का फर्क था। जैसा कहते हैं, गरीब पढ़ते हैं, अमीर मार्शल आर्ट सीखते हैं। इस राह में बहुत संसाधन लगते थे और आम लोगों के पास वो नहीं होते। इसलिए योद्धा संख्या में कम होते, लेकिन उनका महत्व अपार था। रात के 8 बजे रोहन का परिवार आखिरकार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। तुम्हारे पापा घर आ ही रहे थे कि ऑफिस से फिर कॉल आ गया। जरूरी काम था, उन्हें वापस लौटना पड़ा। 1 घंटे से भी ज्यादा देर हो गई। तुम कम से कम खाना तो खा लो, उसके बाद जाओ, रिया ने कहते हुए रोहन की थाली में खाना परोसा। रोहन पिछले 1 घंटे से अपने कमरे में बंद था। खाना भी भूल गया था, लेकिन गनीमत रही कि उसके पापा को काम में देर हो गई। बहुत जरूरी मामला था, पहले वही निपटाना पड़ा, राजेश ने मजबूरी भरे लहजे में कहा। छोड़ो इन्हें, इनका दिमाग तो हमेशा उसी बेकार कंपनी में अटका रहता है, रिया ने राजेश की तरफ घूरते हुए कहा। रोहन मुस्कुराया। स्कूल के दिनों में उसका अपने पिता से रिश्ता कुछ तल्ख रहा था। राजेश उसके लिए बड़े सपने देखते थे, इसलिए सख्त थे। लेकिन रोहन उस समय बगावती दौर में था और पढ़ाई से दूर भागता था। दोनों में अक्सर टकराव हो जाता। अब सोचकर उसे अपनी बचकानी हरकतों पर हंसी आती थी। डाइनिंग टेबल पर रिया ही सबसे ज्यादा बातें कर रही थी। वह रोहन की थाली में खाना डालते हुए कभी राजेश से तो कभी रोहन से बातचीत कर रही थी। रोहन को ये सुकून भरा माहौल पसंद आया। राजेश ने उससे पढ़ाई को लेकर थोड़ी बातचीत की। रोहन के जवाब साफ और सामान्य थे। न पहले की तरह गुस्सा, न ही चम्मच पटकने जैसी हरकतें। राजेश को थोड़ी हैरानी जरूर हुई, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खाना खत्म करके वे जल्दी ही घर से निकल गए। वे एक बड़ी कंपनी के प्रमुख थे और रोज सैकड़ों कामों से जूझते थे। उन्हें शायद ही 4-5 घंटे की नींद नसीब होती। रोहन ने भी मां को बता दिया कि वह बाहर जा रहा है और सीधे जीवन मार्शल एकेडमी की ओर निकल पड़ा। पीली स्पोर्ट्स कार रात की सड़कों पर गूंजती हुई तेजी से भाग रही थी। उसका इंजन इतना जोरदार था कि लोग मुड़कर देखने लगे।
आजकल ज्यादातर गाड़ियां फोर्स एनर्जी से चलती थीं, तेल का जमाना खत्म हो चुका था। फोर्स सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल थी। सिंगबू द्वीप से आए योद्धा न सिर्फ साधना की विधियां लाए थे, बल्कि ढेरों नई तकनीकें भी साथ लाए थे। फोर्स रून्स उनमें से एक थी। धरती और सिंगबू की तकनीकों के संगम से फोर्स टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। अब गाड़ियां, कंप्यूटर, मोबाइल सब इसी से चलने लगे थे, तेज, टिकाऊ और शक्तिशाली। आधा घंटा बाद रोहन ने अपनी कार जीवन मार्शल अकेडमी के बाहर रोकी। ये भारत की 3 सबसे बड़ी मार्शल अकेडमी में से एक थी। इसके प्राचार्य 12 सितारा जनरल रैंक के योद्धा थे, देश के टॉप 5 और दुनिया के टॉप 20 में शामिल। योद्धाओं की रैंक 1 सितारा से 9 सितारा तक सैनिक, 10 सितारा ब्रिगेडियर, 11 सितारा लो जनरल, 12 सितारा जनरल और 13 सितारा हाई जनरल मानी जाती थी। इस अकेडमी का मुख्यालय राजधानी नगर में था और इसकी शाखाएं देश भर के प्रमुख शहरों में फैली थीं। समुद्रपुर की शाखा समुद्र किनारे स्थित थी। रात के अंधेरे में ये किसी विशाल शिकार की तरह प्रतीत हो रही थी। इसका आकार किसी बड़े स्कूल जितना था। मुख्य द्वार इतना बड़ा था कि 5 कारें साथ साथ निकल सकें। दरवाजे के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर था जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जीवन मार्शल अकेडमी, समुद्रपुर शाखा। सुरक्षा चौकी पर पहुंचते ही कुछ गंधारी सुरक्षाकर्मी उसकी ओर बढ़े। सामान्य जांच है, सहयोग करें। रोहन ने शीशा नीचे किया और सिर हिलाकर कार से उतर गया। सुरक्षाकर्मियों ने कार की तलाशी ली और स्कैनर से उसका शरीर भी चेक किया। पूरा प्रोसेस बेहद सख्ती से किया गया। रोहन ने भी सुरक्षाकर्मियों को गौर से देखा। सभी ने काले सुरक्षा जैकेट पहन रखे थे और बड़ी मशीन गनें थामी हुई थीं। उनके चेहरे और हथियारों की गंभीरता ही डर पैदा करने के लिए काफी थी। उन मशीन गनों पर फोर्स रून्स खुदे थे, ये सामान्य हथियारों से 10 गुना ज्यादा ताकतवर थे। किसी प्रशिक्षित योद्धा को भी अगर ये लग जाएं, तो वह अपंग हो सकता था। जांच पूरी होने के बाद उसे अंदर जाने दिया गया। कार पार्क करके वह पैदल अकेडमी के रास्तों पर चल पड़ा। रात के 8 बजे भी पूरी जगह रोशनी से जगमगा रही थी। सड़कें और मैदान छात्रों से भरे थे, कई लोग अब भी ट्रेनिंग में लगे थे। यहाँ हर पल कीमती था। सिर्फ प्रतिभा ही काफी नहीं थी, कड़ी मेहनत से ही कोई महान योद्धा बन सकता था। अकेडमी में 3 विशाल इमारतें थीं। सिल्वर व्हाइट रंग की इन इमारतों की बनावट अलग और आकर्षक थी। बीच वाली सीधी खड़ी इमारत प्रशासनिक भवन था, 100 मीटर ऊंचा, ऊपर से एक अर्धवृत्ताकार सिरालिए जैसे आसमान चीर रहा हो। बाईं ओर की इमारत छात्रों के लिए शिक्षा केंद्र थी और दाईं ओर ट्रेनिंग हॉल। ये दोनों इमारतें 3 मंजिला गोलाकार भवन थीं, परंतु इतनी विशाल कि किसी स्टेडियम से भी बड़ी लगती थीं। इनकी बनावट देखकर रोहन को संदेह हुआ कि शायद प्राचार्य का सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ अजीब था। वह पहले से जानकारी लेकर आया था, इसलिए सीधे प्रशासनिक भवन की ओर बढ़ गया। स्टाफ के मार्गदर्शन से उसने खुद को मार्शल शिष्य के रूप में रजिस्टर कराया और फिर प्रशिक्षण भवन की ओर चला गया। अकेडमी सिर्फ 16 से 30 वर्ष के छात्रों को स्वीकार करती थी ताकि संसाधनों की बर्बादी न हो। रोहन की उम्र सिर्फ 17 थी, इसलिए उसे कोई समस्या नहीं हुई। जैसे ही वह भवन में घुसा, शोरगुल ने उसे चौंका दिया। पहली मंजिल पर शुरुआती स्तर के छात्र खुद ही साधना कर रहे थे। यहाँ 3000 से भी ज्यादा शुरुआती छात्र थे। जैसे ही वह मुख्य लॉबी में पहुंचा, वह वहीं ठिठक गया। उसने क्या देखा? करीब 50 पारदर्शी बबल्स हवा में तैर रहे थे। शक्ति तारांकन 1, गति तारांकन 3, शारीरिक क्षमता तारांकन 1, बुद्धि तारांकन 0.5, शक्ति तारांकन 2। रोहन ने अपनी आंखें मिचमिचाई, बबल्स अभी भी वहीं थे, लेकिन कोई और छात्र उन्हें देख नहीं रहा था। क्या यह उसकी कोई विशेष शक्ति थी? सुनिश्चित करने के लिए उसने पास से गुजरते एक छात्र को रोका। क्या है भाई? छात्र करीब 17 साल का था और उसे देख नाराजगी से बोला, जैसे कह रहा हो, तू मुझसे ज्यादा हैंडसम क्यों है? भाई, तुम्हारी जमीन बड़ी सुंदर लग रही है, रोहन ने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा। बबल्स उसकी पिंडलियों के बराबर ऊंचाई पर तैर रहे थे। छात्र ने बबल्स की तरफ देखा तक नहीं और खींचकर बोला, ये सबसे अच्छा रबर फ्लो है। इसमें फोर्स रून्स लगे हैं, झटकों को कम करते हैं, टिकाऊ होते हैं और बहुत से फायदे हैं। कहाँ से आया है तू? सामान्य जानकारी भी नहीं। कंधा झटक कर वह चला गया। रोहन ने ठुड्डी पर हाथ फेरा। साफ था, वह छात्र बबल्स नहीं देख सकता था। यानी यह शक्ति सिर्फ रोहन के पास थी। छात्र बबल्स के बीच से निकलते जा रहे थे जैसे उनका कोई अस्तित्व ही न हो। रोहन ने एक बबल को छूकर देखा। जैसे ही उसका हाथ बबल से टकराया, वह गायब हो गया। एक पल के लिए उसकी नजर धुंधली हुई, फिर एक पारदर्शी स्क्रीन आंखों के सामने उभरी। बुद्धि 18, शारीरिक क्षमता 41, शक्ति 50 जोड़ 1, गति 32। रोहन की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा उसका दिल अब बाहर कूद पड़ेगा। ये तो कमाल था। उसे लगा जैसे वह करोड़ों का लॉटरी जीत गया हो। ये तो कोई बग है। इस युग में जहां योद्धा ही मुख्यधारा बन चुके थे, ताकत ही सफलता का रास्ता थी।
और उसके पास तो ऐसी शक्ति थी जिससे वह दूसरों से शक्ति प्राप्त कर सकता था। ये तो दिव्य वरदान था। जब औरों को कठिन साधना करनी पड़ती थी, वह सिर्फ गुण इकट्ठा करके आगे बढ़ सकता था। उसे अब साफ दिखने लगा था, सफलता का रास्ता सीधा उसके सामने था। एक दिन वह इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहले तो रोहन सिर्फ अभ्यास के लिए जागरूक मार्शल हाउस आया था, लेकिन अब वह गुणों को इकट्ठा करने में व्यस्त हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई कबाड़ी वाला हो, जो औरों की छोड़ी हुई चीजें उठाने में ही लगा हो। कुछ देर देखने पर उसने पाया कि ज्यादातर पारदर्शी बुलबुले तब गिरते हैं जब छात्र अभ्यास कर रहे होते हैं। हॉल में कई लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, इसलिए जमीन पर कई बुलबुले बिखरे हुए थे। पर एक बात से रोहन का मन बहुत खिन्न हो गया, इन बुलबुलों की एक समय सीमा थी। कुछ मिनट बाद वे गायब हो जाते थे। अभी अभी जब वह कुछ पल के लिए ध्यान हटाकर खड़ा था, तब कई बुलबुले गायब हो गए। उसके दिल को ऐसा झटका लगा जैसे करोड़ों की दौलत फिसल गई हो। छात्र लगातार अभ्यास करते रहे और बुलबुले गिरते रहे। जैसे जैसे रोहन उन्हें उठाता गया, उसके गुणों में बढ़ोतरी होने लगी। एक प्रशिक्षक ने जब देखा कि वह ऐसे ही मैदान में दौड़ रहा है, तो वह चिल्लाया, अरे छात्र, अभ्यास नहीं कर रहा, ऐसे ही क्यों दौड़ रहा है? सर, आज मेरा पहला दिन है। मैं पहले देख रहा हूं कि बाकी लोग कैसे अभ्यास कर रहे हैं। कहते हैं, हर किसी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। रोहन ने मुस्कुराते हुए सहज झूठ बोला, पहला दिन है, चल, आ जा, मैं तुझे 9वां सेट सिखाता हूं। जब तक नींव नहीं मजबूत होगी, बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा। रोहन ने सोचा कि बात तो सही कह रहा है। ये इंस्ट्रक्टर जिम्मेदार भी लग रहा है। उसकी नज़र एक बार फिर गिरे हुए बुलबुलों पर गई। उसे फिर वही करोड़ों गंवाने जैसा दर्द महसूस हुआ। सर, ये 9वां सेट क्या होता है? ये शरीर को वैज्ञानिक तरीके से मजबूत बनाने वाला व्यायाम है, जो सिंगबू महाद्वीप की मूल कसरतों पर आधारित है। प्रशिक्षक ने म्यूजिक सिस्टम की ओर मुड़ते हुए कहा, 9वां सेट, युद्ध भावना, अब शुरू होता है। रोहन सन रह गया। ये धुन उसे जानी पहचानी लग रही थी। शुरुआती हरकतें भी। ध्यान से देखना। प्रशिक्षक लंबा चौड़ा और मांसल था। वह पूरे समर्पण से तैयार हो रहा था। रोहन हैरान था। प्रशिक्षक ने संगीत के साथ व्यायाम शुरू कर दिया। पहला आसन, खिंचाव व्यायाम। 1 2 3 4, 2 2 3 4। दूसरा आसन, छाती फैलाव व्यायाम। तीसरा आसन, लात व्यायाम। रोहन स्तब्ध होकर देखता रहा। उसके दिमाग में कांव कांव करते हुए कौए उड़ते रहे। हे भगवान, नाम वही थे जो पुराने रेडियो व्यायाम में होते थे, लेकिन हरकतें ज्यादा जटिल थीं और शरीर की मांग भी। लग तो रहा था जैसे इससे वाकई शरीर मजबूत हो सकता है। लेकिन ये संगीत, ये लय, ये सब बहुत अजीब लग रहा था। सब समझ गया, नहीं तो मैं फिर से दिखा दूं। संगीत बंद हुआ और प्रशिक्षक ने गहरी सांस ली। उसका माथा पसीने से चमक रहा था। समझ गया सर, बहुत अच्छे से देखा। रोहन ने जल्दी में सिर हिलाया। प्रशिक्षक ने थोड़ी निराशा से कहा, अरे वाह, अच्छी याददाश्त है। मैं तो 3 बार देख के याद कर पाया था। इतना दुख क्यों हो रहा है सर को? कोई रेडियो व्यायाम में इतना खो कैसे सकता है? रोहन ने बड़ी मुश्किल से उन्हें औरों की ओर मोड़ दिया। उसने मन में ठान लिया, मैं कभी भी ये 9वां सेट नहीं करूंगा, चाहे जान चली जाए। अब वह फिर से बुलबुले बटोरने में लग गया। शक्ति 2, गति 1, बुद्धि 0.2, डॉट डॉट डॉट, मूल मुक्का कला 5, डॉट डॉट डॉट। रोहन खुशी से झूम उठा। उसकी ताकत और गति में बढ़ोतरी हो रही थी। अभी तक उसने परखा नहीं था, लेकिन दौड़ते हुए उसने खुद को पहले से तेज महसूस किया। फिर एक बुलबुला मिला, मूल मुक्का कला 5। उसने हैरानी से पाया कि अचानक उसके दिमाग में मुक्केबाजी की यादें आ गईं, जो पहले नहीं थीं। क्या मैंने मुक्का कला सीख ली? जो लोग बल नहीं खींच सकते थे, उनके लिए देश ने मूल युद्ध कौशल तय किए थे, पैरों की चाल, मुक्का, तलवार, छुरी वगैरह। इनका अभ्यास सब कर सकते थे। पास में ही एक 20 साल का लड़का जोर जोर से पंचिंग बैग को मार रहा था। हर घूंसे से बैग झूल जाता। कमाल है, युद्ध कला ही असली राह है। रोहन पीछे से चुपचाप जाकर बुलबुला उठा लाया। मूल मुक्का कला 7, शक्ति 5। ये लड़का तो गजब है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। थोड़ी देर इंतजार के बाद और बुलबुले नहीं गिरे, तो रोहन ने दूसरे छात्रों की ओर ध्यान दिया। बच्चे चुनाव करते हैं, हम तो सब लेंगे। मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ। डॉट डॉट डॉट। मूल पगचालन तारांकन 2। ट्रेनिंग हॉल के बाहर ट्रैक बना था। एक मोटा आदमी हवा की तरह दौड़ता जा रहा था। उसके पीछे बुलबुले गिर रहे थे जैसे मुर्गी अंडे दे रही हो। हैं, पगचालन कौशल। रोहन चौंका। मोटा आदमी लगातार दौड़ रहा था और पीछे पीछे रोहन बुलबुले बटोर रहा था। गति 1, गति 1, मूल पगचालन 3, गति 1, डॉट डॉट डॉट। हॉर्न, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? कोई पीछा नहीं कर रहा, मैं अपना अभ्यास कर रहा हूँ। ज्यादा मत सोच। तू, मैं क्या, साला, अब मैं नहीं दौड़ रहा।
तू अकेले ही भाग। अरे मत कर यार ऐसा, तू बहुत अच्छा कर रहा है, मत रुक। मोटा लड़का बस उसे देखता रह गया। रात के 1 बजे थे। बाहर अंधेरा गहराने लगा था। राहुल अनमने मन से जीवन मार्शल हाउस से बाहर निकला। बाकी छात्र पूरी रात ट्रेनिंग में लगे रहे, लेकिन वह बस यूं ही घूमता रहा। क्या घूमना कहें इसे, मार्शल वॉरियर की बात हो और कोई कहे कि वो बस वक्त बर्बाद कर रहा था, ये मजाक ही लगेगा। मार्शल शिष्य धीरे धीरे निकलने लगे और राहुल आखिरी समूह में था। ये इस वजह से नहीं था कि वो बहुत मेहनती था, वो तो बस कोई भी गुण बबल छूट न जाए इसलिए रुका रहा। वैसे ये भी तो एक किस्म की मेहनत ही थी। राहुल ने खाली सड़क पर गाड़ी दौड़ाई। ज्ञान 19.3, शरीर क्षमता 47, ताकत 135, गति 86, युद्ध कौशल मूल मुक्का कला प्रारंभिक समझ मूल चाल प्रारंभिक समझ। गुण पैनल पर नजर डालते हुए राहुल संतुष्ट था। पहले 1 अंक से अब 2 और 3 अंकों तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं थी। सबसे ज्यादा बढ़त ताकत और गति में हुई थी, वहीं ज्ञान और शरीर क्षमता अब भी कम थे। ये साफ दिख रहा था कि हर गुण का गिरने का अनुपात अलग था। आज का सबसे बड़ा फायदा था मुक्का और चाल की बुनियादी कला। सिर्फ शरीर मजबूत होना काफी नहीं, असली क्षमता दिखाने के लिए युद्ध तकनीक आना जरूरी था। कल फिर मार्शल अकादमी जाऊंगा, देखता हूं कितनी दूर जा सकता हूं, राहुल ने सोचा। जब वो घर पहुंचा, मां रीता ने खाना तैयार कर रखा था। पिता सुरेश खाना खा रहे थे। उन्होंने भौहें चढ़ाकर पूछा, इतनी देर कहाँ थे? जीवन मार्शल हाउस में, राहुल ने सहजता से जवाब दिया। फिर मां से बोला, मम्मी आपने अंडे वाली मैगी बनाई क्या? मेरे लिए बचाई है ना? बहुत भूख लगी है। बिल्कुल, तेरे लिए ही तो बनाई है। रीता को अपने बेटे का खाना पसंद करना बहुत अच्छा लगा। स्लर्प, राहुल ने कटोरा उठाया और सुरेश के बगल में बैठकर बड़े चाव से नूडल्स खाने लगा। सुरेश ने जब देखा कि राहुल के शरीर से शराब की बू नहीं आ रही, तो चेहरे की कठोरता थोड़ी ढीली पड़ी। हैरानी से पूछा, मार्शल आर्ट्स अकादमी क्यों गया था? मार्शल आर्ट्स सीखने, राहुल ने बिना सिर उठाए कहा। मार्शल आर्ट्स सीखने? सुरेश और रीता चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ राहुल की तरफ घूमे। कभी उन्होंने राहुल को समझाया था, लेकिन वो इतना लाडला था कि कभी सुनता ही नहीं था। आज अचानक खुद ही ट्रेनिंग करने चला गया। बेटा, तू सच में मार्शल आर्ट्स सीखना चाहता है? रीता ने अविश्वास से पूछा। हाँ माँ, राहुल ने सिर हिलाया। बेटा, तू कहीं किसी से प्यार व्यार में तो नहीं पड़ गया? रीता ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। हाँ, राहुल चौंका। उसे खुद नहीं पता था कि कब वो किसी से प्यार करने लगा। तू पहले तो मार्शल आर्ट से नफरत करता था, सुरेश बोले। अब मन बना लिया है, सोच लिया कि शुरू करना है, तो बस कर रहा हूं, राहुल ने हौले से कहा। क्या बात सच में इतनी सीधी थी? सुरेश और रीता ने फिर एक दूसरे को देखा। ठीक है, तू सीखना चाहता है तो मैं सबसे अच्छा गुरु रखवाऊंगा। सुरेश खुश हो गए। पापा, जरूरत नहीं है, मैं खुद ही प्रैक्टिस करना चाहता हूं, राहुल ने साफ इनकार कर दिया। उसके पास तो उसका सिस्टम था किसी गुरु से बढ़कर। पिता के पास अगर कोई हो भी, तो वह बस कोई उच्च स्तर का शिष्य ही होगा। लेकिन राहुल का टारगेट तो असली वॉरियर बनने का था। उसी समय पैसे और संसाधनों की भी बचत हो रही थी। सुरेश ने भी जिद नहीं की। बोले, ठीक है, वैसे भी जीवन मार्शल हाउस में अच्छे शिक्षक हैं। अगर तू सिर्फ उच्च स्तर का शिष्य भी बन जाए, तो भी तेरी ताकत और उम्र दोनों बढ़ेंगी। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। शरीर अच्छा हो तो हर काम आसान लगता है। उन्हें डर था कि कहीं राहुल 2 दिन बाद ही छोड़ न दे। सोचा, अभी खुद पर छोड़ते हैं, आगे देखा जाएगा। समझ गया, राहुल ने हल्की मुस्कान दी। उसे पता था, पापा को समझाना आसान नहीं। पहले वो उनकी कोई बात नहीं मानता था। पर उच्च स्तर का शिष्य, उसके पास तो सिस्टम था। क्या पता कल वो जनरल स्टेज वॉरियर बन जाए। अगर अभी बता दिया, तो पापा शायद डर ही जाएं। सुरेश को अंदर से सुकून मिला। उन्हें लगा बेटा अब समझदार हो गया है, या शायद प्यार में है। बेटा, तू अब 17 साल का हो गया है। अगर तू प्यार कर रहा है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। जेब खर्च मिल रहा है ना? राहुल हैरान था, इतना क्यों अटक गए थे इस मुद्दे पर। पापा, मम्मी, मैं सच में किसी से नहीं मिल रहा। अगर कोई होती, तो मैं आपको बता देता। राहुल बेजार था। अफसोस, रीता ने धीमे से कहा। सुरेश ने भी सहमति में सिर हिलाया। मम्मी, मैं सिर्फ 17 साल का हूं, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? राहुल ने कहा। अब छोटा नहीं रहा, 18 में शादी का प्रमाण पत्र मिल जाता है। अगर अभी से शुरू करे, तो 1 साल बाद शादी हो सकती है। रीता बोली। 18 की उम्र में शादी? राहुल को जैसे बिजली लगी। क्या मार्शल युग इतना प्रेम में था? मम्मी, खाना खा लिया है, अब नहाकर सोता हूँ। वो ऐसे भागा जैसे किसी युद्ध से बच निकला हो। डर था कि कहीं मम्मी बच्चों की प्लानिंग पर न उतर आए।
ये लड़का भी न। सुनो जी, मुझे लगता है टंडन साहब की बेटी ठीक रहेगी। कभी मिलने चलें। रीता अब भी सुरेश से नीचे बैठकर बातें कर रही थी। शुक्र है राहुल ने ये नहीं सुना। अगर सुन लेता तो शायद डर से पसीना छूट जाता। टंडन साहब की बेटी 100 किलो की थी। अल्पविराम। अगली सुबह सुरेश जल्दी उठकर नाश्ता कर रहे थे। भापदार बंस, तली हुई पट्टी, सोया दूध, सरल लेकिन प्रिय व्यंजन। राहुल नीचे आया। शनिवार था, स्कूल नहीं जाना था। अपना समय वो खुद तय कर सकता था। नाश्ता करके वो घर से निकल पड़ा। सुरेश ने चैन की सांस ली। बोले, कुछ स्टार बीस्ट का मांस खरीद लाना। राहुल अब ट्रेनिंग कर रहा है, इससे उसकी बॉडी सुधरेगी। जीवन मार्शल हाउस। राहुल बहुत जल्दी पहुंच गया था। लॉबी में कुछ ही छात्र थे। साफ था कि ये लोग बेहद मेहनती थे। इन्हें नया चेहरा देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर राहुल की मेहनत देखकर उन्होंने सिर हिलाकर स्वागत किया। उन्हें लगा, ये भी उनकी तरह का ही है। राहुल को खुद भी लगा कि वो बहुत मेहनती है, लेकिन सुबह सुबह बहुत कम लोग थे, इसलिए बबल भी कम मिले। उसने छात्रों से अभिवादन किया और साथ साथ बबल भी उठा लिए। हाँ, उसने ऐसा सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि रास्ते में थे। मैं, राहुल, एक सभ्य इंसान हूँ। मेरा असली मकसद तो बस नमस्ते कहना था। मूल मुक्का कला 6, ताकत 4, गति 3, मूल तलवार कला 4। वाकई में गुणों की भरमार थी। मुक्का और तलवार दोनों ही कौशल मिल गए। उसने एक और बुनियादी युद्ध तकनीक सीख ली। सुबह उठने का फायदा मिल रहा था। छात्र प्रतिभाशाली थे, शालीन भी। और हाँ, गुण भी काफी गिरा रहे थे। राहुल को ये सब बहुत पसंद आया। रोहन ने जल्दी जल्दी सारे गुण बटोर लिए। अब उसे पता था कि बाकी छात्रों से कुछ समय तक कोई नया गुण नहीं मिलेगा, इसलिए वह एक कोने की ओर दौड़ा। वहां ताकत मापने वाली मशीन, गति मापने की मशीन और शरीर की बनावट जांचने वाला यंत्र रखा था। पहले वह ताकत मापने वाली मशीन के सामने रुका। उसे मुट्ठी के बुनियादी वार सीखने आ चुके थे और अब वह ठीक से ताकत लगाना जानता था। दूसरों को ये सीखने में 1 महीना लगता, जबकि किसी प्रतिभाशाली को भी 10 दिन चाहिए होते। रोहन ने बस कुछ गुण इकट्ठे किए थे। वह धीरे से मुद्रा में आया, गहरी सांस ली और आंखें बंद कर शरीर को ढीला छोड़ा। फिर अचानक उसकी आंखें खुलीं। उसने सामने ताकत मापने की मशीन पर नजर गड़ा दी और एक झटके में मुक्का मारा। धड़ाम। डिवाइस पर नंबर तेजी से बढ़ने लगा और फिर थम गया। 143 किलोग्राम। कल रात जब वह घर गया था, उसकी ताकत 135 थी। अभी 8 पॉइंट और मिले थे, कुल 143। ये वही संख्या थी जो मशीन पर दिख रही थी। उसकी ताकत अब एक सामान्य इंसान की सीमा तक पहुंच चुकी थी। पहले उसकी ताकत केवल 50 थी। मैं योग्य नहीं हूं, उसने खुद से कहा। अब वह गति मापने की मशीन पर चढ़ गया। यह मशीन ट्रेडमिल जैसी थी। जैसे जैसे व्यक्ति दौड़ता, उसके नीचे के पहिए घूमते और गति मापी जाती। रोहन ने हल्की दौड़ से शुरुआत की, फिर रफ्तार बढ़ाई, जब तक वह अपनी सीमा तक न पहुंच गया। उसने धीरे धीरे दौड़ रोकी और मशीन से उतरा। 12.7 मीटर प्रति सेकंड। ये नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। रोहन हैरान था। ये तो ओलंपिक 100 मीटर चैंपियन की रफ्तार है। अगर एक मार्शल छात्र ऐसा है, तो एक योद्धा कितना खतरनाक होगा। अब उसने शरीर की बनावट जांचने वाला यंत्र चुना। वह एक साइंस फिक्शन फिल्म की मशीन जैसा था। वह अंदर गया और स्टार्ट बटन दबाया। एक रोशनी ने उसे सिर से पांव तक स्कैन किया। डिंग। स्कैन पूरा हुआ। छात्र रोहन। बनावट 47। एक महिला की आवाज गूंजी। रोहन मुस्कुराया। वाह, आवाज भी आती है। उसने दीवार पर लगे चार्ट की तरफ देखा। एक शुरुआती मार्शल छात्र की ताकत 100 से 300 किलो, गति 11.11 से 14.28 मीटर प्रति सेकंड और बनावट 30 से 50 के बीच होती थी। वह इस स्तर पर पहुंच चुका था। अब मुझे संतोष होना चाहिए। उसने तय किया, आज मैं मध्य स्तर का छात्र बनकर ही जाऊंगा। बाकी छात्र भी अपने अपने अभ्यास में लगे थे, किसी ने रोहन की ओर ध्यान नहीं दिया। इस बीच कुछ और गुण जमीन पर आ चुके थे। रोहन की आंखें चमक उठीं। वह अनजान बनते हुए उनके पास से गुजरा और गुण उठा लिए। मूल तलवार कला 3, ताकत 5, बुद्धिमत्ता 0.6, गति 2। अच्छा है, अब तो तलवार कला भी पूरी होने वाली है। वह भीतर ही भीतर खुश हुआ। अभी वहां कम ही लोग थे। वह ज्यादा ध्यान नहीं खींचना चाहता था, इसलिए चुपचाप हथियार कक्ष में चला गया। वहां तलवारें, भाले, गदा, तलवारों की कई किस्में, हर प्रकार के हथियार रखे थे। रोहन तलवारों की अलमारी के सामने रुका और एक काली, लचीली तलवार चुनी, डार्क शैडो सीरीज की। ये तलवार पूरी तरह काली थी। इसका वजन और आकार असली तलवार जैसा था, पर उस पर कोई रहस्यमय चिन्ह नहीं थे। असल तलवार की कीमत लाखों में थी, पर यह डमी कुछ 100 रुपये की होगी। रोहन ने तलवार को हाथ में लिया। वजन बिल्कुल सही लगा। एक पुरुष का हथियारों से लगाव स्वाभाविक होता है। पिछले जीवन में रोहन विज्ञान आधारित दुनिया में था, जहां मार्शल आर्ट्स नहीं था। अब जब वह तलवार लिए खड़ा था, उसके भीतर शिकार करने वाली ललक जाग उठी।
उसे कुछ मूल तलवार कला के गुण मिल चुके थे। उसने एक खाली जगह ढूंढी और अभ्यास शुरू किया। श्विश श्विश श्विश। तलवार हवा में चीरती हुई चल रही थी। अगर किसी पर गिरती तो घाव निश्चित था। एक युवक जो तलवार अभ्यास कर रहा था, उसने रोहन को तलवार के साथ बाहर आते देखा। उसने रोहन को कुछ देर देखा, फिर सिर हिलाया। नवसिखुआ है, और उसने ध्यान हटा लिया। तारांकन तारांकन, ये तो मुश्किल नहीं था। 2 बार दोहराया और समझ आ गया। मेरी बुद्धिमत्ता तो बस 19.3 है, ज्यादा नहीं। तारांकन तारांकन, रोहन ने चौंकते हुए सोचा। उसे नहीं पता था कि 19.3 पॉइंट औसत इंसान से कहीं अधिक होते हैं। इसलिए उसे सीखने में कठिनाई नहीं हो रही थी। अगर वह फोर्स युद्ध तकनीक सीखता तो यह इतना आसान न होता। फोर्स तकनीक बेहद जटिल होती है, जिसमें उच्च बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। इससे यह साबित होता है कि मार्शल आर्ट्स में प्रगति पूरी तरह प्रतिभा पर निर्भर करती है। एक योद्धा बनने के लिए प्रतिभाशाली होना जरूरी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रोहन ने कुछ देर तलवार की प्रैक्टिस करने के बाद उसे हथियारों के कमरे में वापस रख दिया और फिर मुक्केबाजी की कला पर ध्यान केंद्रित किया। पास ही एक छात्र तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। उसने सिर हिलाया। उसके मन में यही ख्याल आया, मार्शल आर्ट्स में गुणवत्ता मायने रखती है, मात्रा नहीं। ये नया लड़का मेहनती तो है, लेकिन थोड़ा बेवकूफ भी लगता है। रोहन को अंदाजा नहीं था कि उसे बेवकूफ समझा जा रहा है, लेकिन वह जानता था कि थोड़े अभ्यास के बाद भी उसे अपने तलवार कौशल में कुछ समझदारी महसूस हो रही थी। तभी उसने देखा कि पास में एक ऊंचा लंबा और मस्कुलर व्यक्ति हाथ बांधकर खड़ा था, जैसे काफी देर से देख रहा हो। सर, आप कब से यहाँ हैं? कुछ कहा क्यों नहीं? डर ही गया मैं। ये वही इंस्ट्रक्टर था जिसने पिछली शाम उसे रेडियो एक्सरसाइज की 9वीं सेट सिखाई थी। अब वो घूर रहा था जैसे उसके सिर पर झुरझुरी दौड़ गई। युवक, मैं काफी देर से देख रहा हूँ। तुम्हारी मुक्केबाजी की कला बुरी नहीं है। इंस्ट्रक्टर ने अंगूठा दिखाया। धन्यवाद सर, मेरा नाम पेंग है। लेकिन सर कहने की जरूरत नहीं। मुझे सीनियर ब्रदर पेंग कहो। सीनियर ब्रदर पेंग, रोहन ने सहजता से कहा। फिर पूछा, क्या आप हमेशा इतनी सुबह आ जाते हैं? मेरे पास ज्यादा टैलेंट नहीं है। उम्र 25 के ऊपर हो चुकी है, लेकिन अभी भी सिर्फ एक एडवांस स्टेज मार्शल अनुयायी हूँ। मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। रोहन एक पल को चुप हो गया। अरे छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस कह गया। तुम्हारे अंदर समझदारी है। मेहनत करोगे तो 3 साल में मार्शल योद्धा बन जाओगे। 3 साल, रोहन के मन में तो 3 दिन चल रहा था, लेकिन बोला सिर्फ, मैं मेहनत करूंगा, सीनियर ब्रदर पेंग। अच्छा, मैं तीसरी मंजिल पर अभ्यास करने जा रहा हूँ। आज तुम्हें कोई और गाइड करेगा। अगर कुछ पूछना हो तो मुझे ढूंढ लेना। धीरे धीरे बाकी छात्र भी आने लगे। माहौल में हलचल बढ़ने लगी। सीनियर ब्रदर, गुड मॉर्निंग। सीनियर ब्रदर, सीनियर सिस्टर, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। सभी एक दूसरे को नमस्ते कहने लगे और फिर तुरंत अपने अपने अभ्यास में लग गए। समय की कीमत सब जानते थे। रोहन ने सभी को देखा और उसे ऐसा लगा जैसे ये सारे छात्र 2 पैरों पर चलने वाली भीड़ें हों। उनके शरीर से जैसे ऊन की बारिश हो रही हो। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। जब ये भीड़ें मोटी हो जाएंगी तो इन्हें काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ऊन निकालता रहूंगा। जैसे जैसे सब अभ्यास में जुटे, वैसे वैसे तरह तरह के गुणों की बबल्स गिरने लगी। जल्दी ही पूरा हॉल बबल्स का समंदर बन गया और रोहन उसमें तैरने लगा। मुझे ऊन चाहिए, चलो थोड़ा ऊन बटोरते हैं। उसने ये गाना सिर्फ मन ही मन गाया, क्योंकि ऊंचे सुर में गाया तो पिट भी सकता था। बबल्स विवरण। शक्ति जोड़ 2, गति जोड़ 6 प्राप्त की गई। बेसिक फिस्ट स्किल जोड़ 2 प्राप्त की गई। बुद्धिमत्ता जोड़ 1, शारीरिक क्षमता जोड़ 3 प्राप्त की गई। शनिवार होने की वजह से आज ज्यादा छात्र आए थे। रोहन को अंदाजा नहीं था कि इतने लोग इतनी मेहनत करेंगे। जितनी मेहनत, उतनी अधिक बबल्स। पूरा दिन बीतते बीतते रोहन एक मिड स्टेज मार्शल अनुयायी बन चुका था। उसकी ताकत, गति और शारीरिक क्षमता अब इस स्तर की हो चुकी थी। साथ ही उसके फिस्ट, तलवार और फुटवर्क स्किल्स भी स्मॉल अचीवमेंट तक पहुंच चुके थे। बेसिक स्किल की समझ के कई स्तर होते हैं। प्रारंभिक समझ, दक्षता, स्मॉल अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट, परिपूर्णता। अब उसकी मार्शल स्किल्स की शक्ति दुगनी हो चुकी थी। साथ ही उसे बेसिक ब्लेड स्किल भी मिल गई थी, जो अब दक्षता स्तर तक पहुंच चुकी थी। शाम को खाने का समय आया। सारे छात्र थककर लौटने लगे। रोहन एक कोने में बैठा अपने आज के लाभों की समीक्षा कर रहा था। उसके हाथ में ब्लैक स्टील तलवार थी। वो तलवार और फुटवर्क का मेल करके हवा में वार कर रहा था। सुबह जो लड़का तलवार का अभ्यास कर रहा था, अब अपने हथियार वापस करने के बाद बाहर जा रहा था। उसने चलते चलते रोहन को देखा और ठिठक गया। ये तो स्मॉल अचीवमेंट स्टेज है। वो हक्का बक्का रह गया। सुबह तो रोहन बिल्कुल नौसिखिया लग रहा था, और अब एक ही दिन में ऐसा परिवर्तन। क्या ये कोई मजाक है? या फिर ये लड़का कोई अद्भुत प्रतिभा है?
उसने निराश होकर सिर हिलाया और चुपचाप बाहर चला गया। रोहन को उस पर ध्यान ही नहीं गया। वो अपनी तलवार, ब्लेड, फिस्ट और फुटवर्क पर पूरी तरह से केंद्रित था। अभ्यास के बाद उसे ताजगी महसूस हुई। एक लंबी सांस छोड़ी और हथियार वापस कमरे में रख दिए। हॉल अब लगभग खाली था। वह नीचे पार्किंग की तरफ बढ़ा और रास्ते में अपना एट्रीब्यूट पैनल देखा। बुद्धिमत्ता 28, शारीरिक क्षमता 52, ताकत 455, गति 185, फाइटिंग टेक्निक्स, बेसिक फिस्ट स्किल स्मॉल अचीवमेंट, बेसिक फुटवर्क स्मॉल अचीवमेंट, बेसिक तलवार कला स्मॉल अचीवमेंट, बेसिक ब्लेड स्किल दक्षता। आज तो गजब की तरक्की हुई, सोचकर वो मुस्कुराता हुआ घर लौटा। घर में उसकी माँ रिया खाना बना रही थी। रसोई से मांस की खुशबू आ रही थी। उसका पेट तो तभी से गड़गड़ाने लगा। माँ, क्या बना रही हो आज? बहुत शानदार खुशबू आ रही है। तुम्हारे पापा ने खास तौर पर स्टार बीस्ट का मांस मंगवाया है। सच? पापा पैसे खर्च करने को तैयार हो गए। स्टार बीस्ट्स वो जानवर होते हैं जो यूनिवर्स की फोर्स के असर से म्यूटेट हो जाते हैं। इनका मांस बेहद पौष्टिक होता है और महंगा भी। टेबल पर रखा ब्रेज्ड मीट देखकर रोहन का मन ललचा गया। माँ, बस एक टुकड़ा चखने दो। उसने एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डालते ही आंखें बंद कर लीं। वाह माँ, तुम्हारा खाना तो लाजवाब है। अरे भूखे भूत, ये पसीने की बदबू के साथ रसोई में मत आओ। जाओ, नहा लो। रिया ने उसे रसोई से भगा दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शाम के करीब 6 बजे जब शरद घर लौटा तो उसकी पत्नी सविता ने कामवाली बाई चाची उषा से कहा कि राहुल को डिनर के लिए नीचे बुला ले। राहुल तब नहाकर निकला ही था। कपड़े बदलने के बाद वह हेयर ड्रायर से बाल सुखा रहा था। ठीक है चाची, मैं बस आ रहा हूँ, उसने जवाब दिया। अब जब वह एक कुशल मार्शल शिष्य बन चुका था, उसकी सुनने की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी। हेयर ड्रायर की आवाज के बावजूद उसे चाची की आवाज साफ सुनाई दी। 1 मिनट के भीतर उसने बाल सुखाए और हेयर ड्रायर बंद करके नीचे चला गया। डाइनिंग टेबल पर शरद और सविता उसका इंतजार कर रहे थे। खाने की महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। तीनों ने साथ बैठकर खाना शुरू किया। बेटा, आज की ट्रेनिंग कैसी रही? सविता ने वो सवाल किया जो शरद पूछना चाहता था। शरद राहुल की तरफ ध्यान से देख रहा था। सच कहें तो शरद के लिए राहुल का बाप होना थोड़ा मुश्किल था। उसके दोस्त अक्सर अपने बच्चों की तारीफ करते थे, किसी का बेटा मिड लेवल मार्शल शिष्य बन गया तो किसी का एडवांस शिष्य। शरद ही था जिसे कभी अपने बेटे की तारीफ का मौका नहीं मिला। खुद करोड़ों की कंपनी का सीईओ था, लेकिन बेटा था पूरी तरह नासमझ। अब जाकर उसका बेटा सुधर रहा था और मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। अगर राहुल एडवांस लेवल तक पहुंच गया तो शरद भी अपने दोस्तों के बीच सिर ऊंचा कर सकेगा। बढ़िया रहा। मार्शल हाउस में मेरे सीनियर ने कहा, मेरे पास टैलेंट है, राहुल ने जवाब दिया। उसने अभी यह नहीं बताया कि वो मिड लेवल तक पहुंच चुका है। उसे लगा, इतनी बड़ी खबर एकदम से बताएगा तो मम्मी पापा चक्कर खा जाएंगे। अच्छा है बेटा, अच्छा है। शरद की आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। तू बस मन लगाकर अभ्यास कर। हमारी हालत बहुत अमीरों जैसी तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि तुझे संसाधनों की कमी नहीं होने देंगे। राहुल ने बस सिर हिलाया। उसे संसाधनों की चिंता नहीं थी। दूसरों को चाहे जितना चाहिए हो, उसके पास तो एक खास चीज थी, दूसरों के संसाधन भी उसके हो सकते थे। आ बेटा, ज्यादा खा ले। तूने पूरे दिन मेहनत की है, थक गया होगा, सविता ने कहा। राहुल खाना खा रहा था, बात करने का वक्त नहीं था। उसे मानना पड़ा, स्टार बीस्ट का मांस वाकई स्वादिष्ट था, मुलायम, रसदार और मुंह में जाते ही घुल जाने वाला। जैसे ही उसने एक टुकड़ा निगला, शरीर में गर्मी सी दौड़ गई, सारी थकान उतरने लगी। सविता और शरद ने भी थोड़ा खाया, लेकिन ज्यादा नहीं। वे खुद मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं करते थे, ज्यादा खा लेते तो नुकसान हो सकता था। खाने के बाद जब राहुल फिर से जीशिन मार्शल हाउस जाने की सोच रहा था, तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ से अर्जुन की आवाज आई, भाई राहुल, हम वाइल्ड रोज पब में हैं। जल्दी आ जा। राहुल को याद आया कि उसे वहां जाना था। हंसते हुए बोला, ठीक है, आ रहा हूं। लगता है आज मार्शल हाउस नहीं जा पाऊंगा, उसने सोचा। कोई बात नहीं, आज थोड़ा आराम ही सही। उसने माँ बाप से विदा ली और घर से निकल गया। स्पोर्ट्स कार का इंजन गरजा, लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगे। साउथ सिटी की पब स्ट्रीट, जहां ढेरों पब थे, हर तरह के, हर रेंज के। आम लोग अपने बजट वाले में जाते, अमीर लोग हाई एंड पब में। हर रात यहाँ रोशनी और संगीत का मेला लगता। दिन की भागदौड़ के बाद लोग रात को यहीं चैन पाते। राहुल और उसके दोस्त भी बस थोड़ा मस्ती करने आए थे। वाइल्ड रोज पब के बाहर लग्जरी कारों की लाइन लगी थी। राहुल को पार्किंग के लिए जगह ढूंढनी पड़ी। फिर वह भीतर चला गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर की तेज म्यूजिक, रोशनी और शोरगुल ने उसका स्वागत किया। पुराना एहसास, उसने मन में सोचा। पिछले जीवन में जब उसके परिवार का पतन हुआ था, तब से उसने पब आना छोड़ दिया था।
लगता था जैसे ये रंगीन दुनिया उससे छिन गई हो। पर अब वो फिर लौट आया था। राहुल ने पब में कदम रखा। ब्रांडेड कपड़े, आकर्षक चेहरा, गठीला शरीर, वो भीड़ में चमक रहा था। लड़कियां उसे देखकर मुस्कुरा रही थीं। इस जीवन में वो अब बूढ़ा नहीं, जवान था, लेकिन अनुभवों की वजह से उसकी चाल ढाल में परिपक्वता थी। वो पब में दोस्तों को ढूंढ रहा था, तभी बाईं ओर से आवाज आई, भाई राहुल, इधर। बोलने वाली थी वैष्णवी, उनके ग्रुप की सबसे छोटी सदस्य। उसका जूड़ा बंधा था, चेहरा चंचल और आकर्षक। तू तो जल्दी आ गई, राहुल मुस्कुराया। वैष्णवी ने उसके लिए जगह बनाई। राहुल बैठ गया। भाई राहुल, तू लेट है, अर्जुन ने कहा। अभी तो रात शुरू हुई है, मैं क्यों जल्दी आता? राहुल हंसते हुए बोला। भाई राहुल, एक और लड़के ने स्वागत किया। यश, तू कहाँ था इतने दिन? राहुल ने पूछा। पापा मुझे छोड़ते ही नहीं थे, आज चुपके से आया हूँ, यश बोला। इसको तो मार्शल आर्ट्स में धकेल दिया गया है, अर्जुन हंसते हुए बोला। ओह, कितना सीखा तूने? राहुल चौंका। अब मैं बिगिनर स्टेज मार्शल शिष्य हूँ, यश शर्माते हुए बोला। साले, तूने तो छुपा रखा था। अर्जुन चौंका। अब तुझसे ही मदद लेनी पड़ेगी अगर कभी किसी ने हमसे पंगा लिया, अर्जुन ने यश के कंधे पर हाथ रख दिया। अब तो तुझसे ही उम्मीद है, वैष्णवी मुस्कुराकर बोली। यश थोड़ी देर के लिए गर्व से फूल गया। वैष्णवी की बात सुनकर उसका मन और खिल गया। राहुल ने पूछा, युवराज कहाँ है? सभी चुप हो गए। वो नहीं आएगा, अर्जुन ने कहा। क्या हुआ? राहुल ने भौहें चढ़ाईं। अब वो रोहित राठौर का चमचा बन गया है, अर्जुन बोला। रोहित राठौर, राहुल ने थोड़ा सोचा, फिर याद आया। वे सब एक ही सामाजिक वर्ग के थे, उनके माँ बाप आपस में व्यापार करते थे, दोस्त थे। रोहित का परिवार बड़ा था, थोड़ा ऊंचे स्तर का। अर्जुन को लगता था कि युवराज ने उससे दोस्ती सिर्फ फायदा उठाने के लिए की थी। छोड़ो उसे, हर किसी की अपनी पसंद होती है, राहुल ने कंधे उचका दिए। तू सही कह रहा है। उसका नाम सुनकर ही गुस्सा आ जाता है, अर्जुन ने कहा। इसके बाद सबने ड्रिंक्स और फ्रूट प्लेट्स मंगवाईं और मस्ती में बातें करने लगे। धीरे धीरे राहुल को फिर वही जवानी वाला एहसास लौटने लगा। हंसी मजाक और बातों में समय कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। पब में तेज म्यूजिक चल रहा था और माहौल काफी जोशीला था। धीरे धीरे सब आराम से घुल मिल गए। संजय, विशाल और अमित सच या साहस खेल रहे थे। तीनों ने हाथ पलटकर विजेता चुना। खेल के कई राउंड हो चुके थे। सबने कभी जीता, कभी हारा। जब चुनौती मिली तो मजेदार लेकिन नुकसान न पहुंचाने वाले सच बोले। अगर कोई जवाब नहीं देना चाहता था तो साहस चुन लेता था। सबसे रोमांचक चुनौती तब आई जब अमित ने विशाल को कहा कि वो एक लड़की को रिझाए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो सफल हो जाएगा। जिस लड़की को चुना गया, वो विशाल के अंदाज से इतनी शर्मा गई कि उसके कान तक लाल हो गए। सब हंसी से लोटपोट हो गए। इस बार अमित की बारी थी। संजय और विशाल मजे से हंस रहे थे। तभी संजय ने शरारती सवाल पूछा, जिससे अमित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राहुल भी वहीं था, लेकिन खेल में हिस्सा नहीं ले रहा था। उसके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ था। अगर गलती से कुछ निकल जाता तो सब बिगड़ सकता था। संजय और विशाल जोर जोर से अमित को जवाब देने के लिए उकसा रहे थे। राहुल उठकर वॉशरूम चला गया। रात को खाया गया स्टार बीस्ट का मांस शरीर की सफाई के लिए अच्छा था। उसने शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालने में मदद की। वापस लौटते हुए राहुल ने देखा कि उसके दोस्त कुछ लोगों से घिरे हुए हैं। संजय और अमित बहस कर रहे थे। सामने खड़े लड़के गुंडे जैसे लग रहे थे, कानों में बाली, शरीर पर टैटू। राहुल का चेहरा सख्त हो गया। अचानक उनमें से एक ने संजय को धक्का दिया और गुस्से से बोला, साले, इस लड़की ने मेरी शर्ट गंदी कर दी और तुम लोग बस माफी मांगकर पीछा छुड़ाना चाहते हो। जानते हो ये शर्ट कितनी महंगी है? भरपाई कर सकोगे? बच्चे हो और बड़ों की तरह पब में घूम रहे हो। बगल में खड़े बाकी लोग हंसने लगे। उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। अमित का गुस्सा फूट पड़ा। वे सभी अमीर घरों से थे और जहां जाते थे लोग सिर झुकाते थे। अगर बात फैलती कि कुछ गुंडों ने उन्हें मार दिया तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। संजय का चेहरा गंभीर हो गया। उसे पता था कि सामने वालों की संख्या ज्यादा है और साथ में एक लड़की भी है। अगर झगड़ा बढ़ा तो नुकसान उनका ही होगा। और अब तो ये मार्शल आर्ट्स का जमाना था। सामने वाला कोई मास्टर भी हो सकता है। संजय ने गहरी सांस ली और संयम से बोला, भाई, गलती हमारी थी, शर्ट गंदी की, माफी मांगते हैं। हम भरपाई भी कर देंगे। इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हो? सबने देखा है क्या हुआ। अगर पुलिस आई तो सच्चाई सामने होगी। साले, पुलिस बुलाओगे? धमकी दे रहे हो? सामने वाला लड़का करीब 20 साल का था, तीखी नाक, घिनौना चेहरा, जिद्दी और बेशर्म। अमित गुस्से से बोला, संजय, इससे बात मत कर। ये खुद जानबूझकर टकराया था, रिया ने कुछ नहीं किया। अगर सबूत नहीं है तो झूठ मत बोलो, उस लड़के ने तिरस्कार से कहा। सच क्या है? तू खुद जानता है, अमित ने उसे उंगली दिखाकर कहा। वो लड़का चिढ़ गया।
बकवास बंद कर, लड़की को भेज दो, दो पैगा हमारे साथ पी ले तो बात खत्म। वरना, हाँ। क्या कहा तूने? फिर से बोल, जान से मार दूंगा तुझे। अमित बुरी तरह भड़क गया। सब समझ गए कि इनकी नीयत खराब है। संजय को लगा कि अब मामला बिगड़ जाएगा। अमित, चुप रहो। रिया ने उसका हाथ पकड़ रखा था, लेकिन अमित हाथ छुड़ा चुका था। साले, मुझे मारने की बात कर रहा है। अब देख। वो लड़का झटके से आगे बढ़ा और पंजा बनाकर अमित की गर्दन की ओर झपटा। मार्शल आर्ट्स का छात्र है, किसी ने चौंक कर कहा। अमित चौंक गया, लेकिन आखिरी वक्त पर साइड हट गया। अच्छा हुआ कि उसके पिता ने उसे मार्शल आर्ट्स सिखाए थे। वो अभी शुरुआत की स्टेज पर था। अगर वो आम लड़का होता तो शायद डर से जड़ हो जाता। पब में भगदड़ मच गई। संजय ने रिया को खींचकर दूर किया। वो लड़का अमित के बचने से थोड़ा चौंका, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने अपना शरीर मोड़ा और अमित पर लेग स्वीप किया। अमित ने पास की कुर्सी उठाकर रोकने की कोशिश की। धड़ाम, धातु की कुर्सी मुड़ गई और अमित दूर जाकर गिरा। साथ में कई टेबल कुर्सियां भी गिर गईं। बोतलें टूट गईं, शराब फैल गई, पब का सारा माहौल तहस नहस हो गया। लोग चिल्लाकर दूर भाग गए, लेकिन कुछ तमाशा देखने के लिए रुक गए। खाक, अमित सीने पर हाथ रखकर खांसा। उसे लगा जैसे पसली टूट गई हो। वो जान गया कि उसने गलत लड़के से पंगा ले लिया। उसका विरोधी शुरुआती मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन जल्द ही मिड स्टेज में पहुंचने वाला था। वो लड़का धीरे धीरे अमित की ओर बढ़ा। अभी तो बहुत शेर बन रहा था ना। अब क्या हुआ? वो लड़का अमित के सामने खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर घृणा भरी हंसी थी। अगर मुझे हाथ लगाया तो मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अमित बोला। बच्चा है क्या? पापा के पीछे क्यों भाग रहा है? उसने हंसते हुए कहा। तू? अमित शर्म से तमतमा गया। संजय और रिया ये सब देख नहीं पा रहे थे। संजय आगे आया, हम हार मानते हैं। जितना कहो, भरपाई कर देंगे। वो लड़का हंसा और उंगली हिलाकर बोला, अब तमीज सिखाता हूं। बिना ताकत के खड़ा मत हो जाना। उसने अमित के सिर की ओर जोर से लात मारी। कुछ लोगों ने डर से आंखें बंद कर लीं। धड़ाम, लेकिन अमित को कुछ नहीं हुआ। उल्टा वो लड़का खुद हवा में उड़ा और जमीन से टकराया। छी, उसके मुंह से खून निकला। सब चौंक गए। राहुल, अमित के सामने खड़ा था। राहुल ने जेब में हाथ डाला, सिगरेट थूकी और बोला, तुम होते कौन हो मेरे दोस्तों को सिखाने वाले? अमित भौचक्का रह गया। संजय और रिया भी उसे घूरने लगे। उठ क्यों नहीं रहे? जमीन ठंडी लग रही है क्या? राहुल मुस्कुराया। भाई, अब तू मेरा सगा भाई है, संजय चिल्लाया। रिया धीरे धीरे चलकर राहुल के पास आए और उसे देखती रही। इतना क्या शोर मचा रहे हो? मैंने कुछ छुपाया नहीं, तुमने पूछा ही नहीं, राहुल ने कहा। साले, मुझे मारा, अब देख तुझे। वो लड़का खड़ा हुआ और बोला, चलो सब मिलकर इसे मारो। उसके साथ खड़े दोस्त डर गए। भाई, ये लड़का बहुत ताकतवर है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। काय? उसने एक को लात मारी और राहुल से बोला, अपना नाम बता, तुझे देख लूंगा। राहुल आगे बढ़ा। वो लड़का डर के मारे पीछे हटा। राहुल ने जमीन पर गिरे चमकते बुलबुले छुए। ताकत जोड़ 1-5, रफ्तार जोड़ 1-2। राहुल चौंका। पहली बार इतने गुण एक साथ मिले थे। नाम जानना है? सुन, नाम है ललित चौहान। आधे घंटे में लौट आना। देर हुई तो इंतजार नहीं करूंगा। ठीक है, रुक। वो लड़का भाग गया। रिया हंसते हुए बोली, राहुल, तुमने सारा दोष ललित पर डाल दिया। अगर उसे पता चला तो वो तुम्हें मार डालेगा। राहुल की आंखों में एक चमक आई, जो किसी ने नहीं देखी। चलो घर चलते हैं, उसने मुड़ते हुए कहा। हम उनका इंतजार नहीं करेंगे, अमित बोला। राहुल आगे बढ़ गया। जैसे ही रोहन और उसके दोस्त पब से बाहर निकले, स्टाफ जमीन पर फैली गंदगी को देखकर एक सूट पहने 30 वर्षीय व्यक्ति की ओर मुड़ा। मैनेजर साहब, हम उन्हें यूं ही जाने देंगे? सूटधारी व्यक्ति ने उस कर्मचारी को घूरते हुए गुस्से में कहा, और क्या करूं? पकड़ के बिठा लूं क्या? जरा भी समझदारी नहीं है तुम में। वो दीपक गंगवार शुरुआत स्तर का मार्शल शिष्य है और उसका भाई उन्नत स्तर का शिष्य है। बाकी जो अमीर घरों के बच्चे थे, उनके परिवार 100 करोड़ से ऊपर की हैसियत वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें से 2 मार्शल शिष्य भी हैं। जिसने पिटाई खाई उसे छोड़ो, जिसने मारा वो तो मध्यम स्तर का शिष्य है। इतनी कम उम्र में ऐसा स्तर, इसका मतलब है कि आगे चलकर वो उन्नत स्तर का मार्शल शिष्य तो जरूर बनेगा। अगर मरना है तो अकेले मरना, मुझे बीच में मत लाना। कर्मचारी चुप हो गया। कुछ ही पल बाद वो अंदर से उस युवा की प्रशंसा करने लगा। उसके मैनेजर ने पहले ही सबकी पृष्ठभूमि जान ली थी। तभी समझ आया कि वो मैनेजर है और वो सिर्फ एक छोटा कर्मचारी। अब क्या करें? उसने झिझकते हुए पूछा। थोड़ा इंतजार करो, दीपक ने कहा था कि वो वापस आएगा बदला लेने। उसकी आदत है। हो सकता है फिर से कुछ तोड़े फोड़े, तब नुकसान का हिसाब लगाएंगे। हर बार इन्हीं अमीर लड़कों से पंगा क्यों लेता है वो? इस बार तो शायद उसका बदला लेना भी बेकार जाएगा। उसका भाई भी कुछ न कर पाए तो।
वो कुछ देर सोचकर बोला, सारा नुकसान उसी पर डालेंगे। पब की सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखो, वही हमारा सबूत है। मैं उसकी कॉपी बनाकर बॉस को भेज दूंगा। इसमें मार्शल शिष्य शामिल हैं, तो हम जैसे आम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब बॉस ही कुछ करेगा। अल्पविराम। रोहन और उसके दोस्त सीधे अपने घर लौटे। रात के 10 बज चुके थे जब वे पहुंचे। रोहन जिक्सन मार्शल हाउस नहीं गया। वो इंटरनेट पर बैठ गया और मार्शल आर्ट्स के युग की जानकारी पढ़ने लगा। आज की घटना एक चेतावनी थी। अगर उसने पिछले 2 दिन में क्षमता नहीं बढ़ाई होती, तो आज मुश्किल में फंस जाता। देश की आबादी अरबों में थी, फिर भी मार्शल आर्ट्स सीखने वालों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन जब वे आम लोगों के बीच होते हैं, तो पता नहीं कब कोई सामने आ जाए। भविष्य में अगर किसी असली मार्शल योद्धा से पंगा हो गया, एक उंगली से उसे और उसके पूरे परिवार को चोट पहुंचा सकता था। वो फिर से पिछली जिंदगी जैसी गलती नहीं दोहराना चाहता था। जैसे ही उसका पुनर्जन्म हुआ था, एक अनजाना डर उसके दिल में बैठ गया था। अब वो डर और गहरा होता जा रहा था। अब उसे असली मार्शल योद्धा बनना ही होगा। सिर्फ एक उन्नत स्तर का मार्शल शिष्य बनकर काम नहीं चलेगा। असली सुरक्षा तभी मिलेगी जब वो योद्धा बनेगा। 11 बजकर कुछ मिनट हुए थे। रोहन ने नहाया और सोने की तैयारी की। अलार्म सेट करने के लिए उसने फोन उठाया। व्हाट्सएप पर 2 मैसेज आए हुए थे। पहला 1 घंटे पहले। भाई रोहन, मैं घर पहुंच गई प्रिया। आखिर में एक प्यारा सा इमोजी था। दूसरा 3 मिनट पहले। भाई रोहन, मैं अब सोने जा रही हूँ। शुभ रात्रि प्रिया। नींद वाला इमोजी लगा हुआ था। ये लड़की इतनी शालीन क्यों है? घर पहुंचने के बाद तो ठीक है, लेकिन सोने से पहले भी मैसेज। उसने सोचा, ये मैसेज 3 नहीं अब 4 मिनट पहले आया था। शायद वो अब सो चुकी होगी। रिप्लाई करके उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। उसने कुछ दोस्तों के पोस्ट स्क्रॉल किए, लेकिन कुछ खास नहीं था। फिर उसने फोन रख दिया और आंखें बंद कर लीं। 1 मिनट में ही उसकी सांसें धीमी हो गईं और वह गहरी नींद में चला गया। उधर रिया अपने गुलाबी कमरे में फोन देखती रही। कोई जवाब नहीं आया। उसका चेहरा निराशा से भर गया। धप, उसने फोन फेंक दिया और बिस्तर पर लोटपोट होने लगी। अल्पविराम। अगले दिन सुबह रोहन जल्दी उठ गया। नाश्ता करके घर से निकल पड़ा। उसके पिता रमेश संतोष से उसे जाते देख रहे थे। चलो, अब वो नजरों का बोझ नहीं रहा। जैसे ही स्पोर्ट्स कार दूर निकली, रोहन ने सिहरते हुए कहा, क्या ये वही पिताजी की ममता भरी निगाह थी? हाय, कितना डरावना था वो। कुछ देर बाद रोहन जिक्सन मार्शल हाउस पहुंचा। घास के मैदान और पथ पर कुछ एट्रीब्यूट बबल्स बिखरे थे। वह उन्हें उठाता हुआ शिष्य प्रशिक्षण भवन में पहुंचा। पहली मंजिल पर कुछ छात्र अभ्यास कर रहे थे। रोहन ने चारों ओर नजर डाली। ये वही लोग थे जो कल सुबह सबसे पहले आए थे। मेरे मुकाबले ज्यादा मेहनती लगते हैं, लेकिन मेहनत के इस रास्ते पर मैं हार नहीं मानूंगा। वह मुस्कुराया और शिष्टता से सबको नमस्ते करते हुए उनके द्वारा छोड़े गए एट्रीब्यूट्स भी उठाए। तलवार कला 1, पदचालन कला 1, शक्ति 3, मुक्का कला 2, गति तारांकन 5। शानदार शुरुआत है, मजा आ गया। इसके बाद वह सीधे दूसरी मंजिल की ओर बढ़ गया। कुछ छात्रों ने उसे जाते देखा। एक युवक बोला, मार्शल हाउस के नियम के अनुसार शुरुआती स्तर के शिष्य को ऊपर जाना मना है। रोहन मुस्कुराया, धन्यवाद, लेकिन मैं कल रात ही मध्यम स्तर का शिष्य बन गया हूँ। कहते कहते वह सीढ़ियां चढ़कर ओझल हो गया। इतना शांत तरीके से उसने अपने स्तर का ऐलान किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तलवार अभ्यास कर रहा युवक वहीं जड़ हो गया। क्या कहा उसने? दूसरे छात्र बोले, ये तो कल ही आया था ना। एक और छात्र बोला, नहीं, वो शुक्रवार रात आया था। मैंने देखा था। मतलब 2 दिन में मध्यम स्तर? मजाक कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता। जरूर उसने पहले से मार्शल आर्ट्स सीखा होगा। दिखता भी है अमीर परिवार का। अमीर लोग पढ़ाई नहीं, मार्शल आर्ट्स सीखते हैं। उसके लिए सब आसान है। सभी ने हामी भरी। कोई नहीं मान सकता था कि कोई इंसान सिर्फ 2 दिन में शुरुआती से मध्यम स्तर तक पहुंच सकता है। ऐसे को प्रतिभाशाली नहीं, राक्षस कहा जाता है। अगर कोई चीटिंग ना कर रहा हो तो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए रोहन दी अल्टीमेट गॉड के अगले चैप्टर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है।